बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बरान रहमत के वो होस्ट जो इस वक्त पाकिस्तान से यहाँ कनेक्ट हुए हैं मेरे साथ। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो पाकिस्तान से और सारी दुनिया से मुझे देख रहे हैं बरान रहमत में आज टीवी यानी आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ पर। तुर्की के इस खूबसूरत शहर इस्तंबुल से आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। रमज़ान मुबारक का खूबसूरत महीना है, बाबरकत महीना है, और इस महीने की सादतों को हम जितना ज़्यादा लूट सकें वो लूटने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा इससे फैज़ हासिल करने की कोशिश करें उतना कम है। बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, सब्र का महीना है, अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से रोकने का महीना है। ये वो महीना है जब हम कोशिश करते हैं कि अपनी सारे साल के लिए अपनी अपनी ज़ात को ट्रेन करें। अल्लाह ने जिन कामों से हमें रोका है उससे रुके रहें, जिन कामों के लिए कहा है उसको किया जाए, क्योंकि ये 30 दिन बेसिकली आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं अगर आप इसको सही तरह अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। एक और बहुत अहम चीज़ जो मुझे हर मोमेंट पे जिसका एहसास होता है, और वो ये कि मैं जब पाकिस्तान से इधर आता हूँ, जब भी मैं बहुत दफ़ा तुर्की आया हूँ, बहुत दफ़ा इस्तांबुल के शहर में आया हूँ, मुझे यहाँ जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है वहाँ जो पाकिस्तान में मुझे कहीं थोड़ी सी कमी महसूस होती है, वो है सफाई। गलियों में, सड़कों में, इस शहर की टूरिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सारी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं और जो पहली चीज़ वो नोटिस करते हैं वो यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ इसकी सफाई है। यकीनन जब ये शहर खूबसूरत होता है तो जब साफ़ होता है तो खूबसूरत लगता है, और खूबसूरत होता है तो साफ़ भी होता है। ये चीज़ें आपस में बहुत एक दूसरे के साथ मशरूत हैं। पाकिस्तान हमारा बहुत खूबसूरत है। यहाँ जितने भी गेस्ट आ रहे हैं वो सब यही कहते हैं कि हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के जोग्राफिए को देखें, पाकिस्तान आके नॉर्दर्न एरियाज़ को हमारे एक्सप्लोर करें। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि वहाँ जब हम जाते हैं अपने नॉर्दर्न एरियाज़ में या अपने खूबसूरत सियाही मकामात पर, वहाँ हम सफाई का ख्याल नहीं रखते। सफाई निस्फ़ ईमान है, हम सब जानते हैं। और ये जो इसका होराइज़न है ये बहुत बहुत ब्रॉड है। इस सफाई का मतलब सिर्फ़ आपकी ज़ाहिरी सफाई नहीं, बल्कि आपकी नफसानी सफाई भी है, आपकी रूहानी सफाई भी है, आपकी सोच की सफाई भी है। तो ये सब चीज़ें मिलकर ही इंसान की उसकी ईमान को मुकम्मल करती हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंसान का जैसा अंदर होता है वही बाहर इसके नज़र आता है। आपकी पूरी सोच की अक्कासी आपका अमल करता है। आप अगर रास्ते में चलते हुए अपनी गाड़ी से निकाल के एक छोटा सा ट्रैश का टुकड़ा भी फेंकते हैं तो इससे अंदाज़ा होता है कि आपके आपके अंदर कोई गड़बड़ चल रही है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मत सोचिए कि इस एक छोटे से टॉफ़ी के रैपर से या एक छोटे से कागज़ के टुकड़े से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, यहाँ तो पहले भी कूड़ा पड़ा हुआ है। नहीं, आप छोटी से छोटी चीज़ अगर आप बाहर फेंकेंगे तो आप उस गलत काम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रमज़ान में एक चीज़ और प्रैक्टिस कीजिए, एंड दैट इज़ क्लीनलीनेस, सफाई। सफाई निस्फ़ ईमान है। अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने घर को, अपने मुआशरे को साफ़ कीजिए, अपनी सोच को साफ़ कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 30 दिन आप कोशिश करके देखिए कि घर से बाहर कूड़ा ना फेंकें, गाड़ी से बाहर रोड पे गाड़ी, क्योंकि देखिए आप जो करेंगे आपके छोटे वही करेंगे। कोई भी काम ऐसा प्रैक्टिस ना कीजिए जिसमें आपको अपने छोटों के सामने शर्मिंदगी हो। ये आपसे रिक्वेस्ट है। आप देखते रहिए बरान रहमत। जब हम वापस आएंगे तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट से मिलाएंगे जिनको आप देखना चाहते हैं। आपके बहुत फेवरेट सीरियल अर्तुगरुल गाजी में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले पार्ट किया है। तो लेट्स गो टू द ब्रेक, कम बैक, और जब हम वापस आते हैं तो कंटिन्यू करेंगे अपना बरान रहमत का ये सिलसिला। देखते रहिए बरान रहमत। ब्रेक से वापसी पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। वक्त हुआ चाहता है इस वक्त आपकी मुलाकात एक ऐसे आर्टिस्ट से कराने का जिसकी आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई, जिनको देखने के लिए आप बेताब हैं। अच्छा, ये मुझे अभी पता चला कि जो अर्तुगरुल हम बोलते हैं, इस की प्रोनाउंसिएशन है अर्तुरुल। जो जी है वो इसमें साइलेंट है। इस सीरियल को आपने बहुत पसंद किया, इसके सारे किरदारों को आपने पसंद किया, उनसे मोहब्बत की, उनको जाना, अपना समझा। ऐसे ही एक किरदार इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और ये एक्टर जो हैं ये इस ड्रामे में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। जिस तरह किसी भी हीरो को दिखाने के लिए एक नेगेटिव फोर्स की ज़रूरत होती है, कॉन्ट्रास्ट की ज़रूरत होती है, एक एंटागनिस्ट की ज़रूरत होती है, और जितना स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट बनकर आता है।
अब मैं जिस एक्टर से आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ उसके लिए आप पहले एक फुटेज देखिए, एक पैकेज देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हम आते हैं इस पैकेज के बाद वापस और फिर आपकी मुलाकात कराते हैं उस एक्टर से। आज बारानी रहमत के मेहमान हैं अर्तुगरुल पोस्तुलो, जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी में बहादुर बे का किरदार निभाया। इनका असल जिंदगी में भी नाम अर्तुगरुल है। इनका किरदार लोगों के दिलों से काफी करीब था। अर्तुगरुल ने कई तुर्किश ड्रामों और फिल्म्स में काम किया, लेकिन ये ड्रामा इनके दिल के करीब तरीन है। इनको इस बात की बेहद खुशी है कि तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान में भी इनकी कामयाबी के चर्चे हैं। तो आज अर्तुगरुल से जानेंगे कि इन्होंने अर्तुगरुल गाजी में कैसे काम किया और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इसके अलावा होंगी बहुत सी बातें। तो देखते रहिए बाराने रहमत। जी, तो वापस हम आ गए हैं और आपने देखा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये वो कैरेक्टर है जिसने ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उस कैरेक्टर का नाम था बहादुर बे। बे यहाँ कहते हैं साहब को, और किसी भी कबीले के सरदार को या किसी बड़े आदमी को इस ड्रामे में बे के साथ, बे का जो सफिक्स था वो इसके साथ लगा हुआ था। तो मैं बात कर रहा हूँ जनाब, इनका नाम भी अर्तुगरुल है। इनका पूरा नाम है अर्तुगरुल पोस्तुलू। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। अच्छा, क्योंकि कम्युनिकेशन का वही वाला मसला है कि मैं उर्दू में बात करूंगा और इनको इंटरप्रेट करके, इनको ट्रांसलेट करके इनकी कान में उर्दू में बताया जाएगा, टर्किश में बताया जाएगा। सो विल टेक अ लिटिल टाइम, बट ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत बहुत आपको खुशामदीद, बहुत आपको देख के खुशी हो रही है, और पाकिस्तान के तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त आपको आज टीवी की ट्रांसमिशन बराने रहमत में देख रहे हैं, सब आपको सलाम पेश कर रहे हैं और सब आपको बहुत खुश हैं देख के कि आप पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी चैनल पे आ रहे हैं, पाकिस्तानी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप बहुत अरसे से रहे हैं अर्तुगरुल, इतना इम्पॉर्टेंट एक हमारी ड्रामा हिस्ट्री में एक रोल प्ले किया कि पूरा पाकिस्तान उसको देख रहा है, और उसका अगला सीज़न भी शुरू हुआ है। तो मतलब लोग दीवानों की तरह उसके, कैसा लग रहा है आपको ये रिस्पांस, ये लोगों का फीडबैक? सबसे पहले तो बहुत नवाजिश कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में आने की दावत दी, उसके लिए शुक्रिया। जी हाँ, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, वहाँ से हमें बहुत प्यार मिलता है। आपके जितने तो नहीं, लेकिन मेरे भी वहाँ फैंस हैं। और मेरे ये सारे फैंस अर्तुगरुल ड्रामे के बाद ही पाकिस्तान में हुए हैं, तो इसकी खुशी है मुझे। तकरीबन मुझे 30 से 32 साल हो गए हैं एक्टिंग करते हुए, और मैंने अपने करियर का आगाज थिएटर से किया। एक बहुत ही फेमस ड्रामा था पारम पारचा, उससे मुझे फेम मिली। उसके बाद अर्तुगरुल में बहादुर बे का कैरेक्टर मिला, और मुझे बहुत ही खुशी हुई इस टीम का हिस्सा बनने में, क्योंकि एक ऐसा ड्रामा है जो कि हमारी हिस्ट्री के ऊपर बना हुआ है, और मुसलमान कैसे हुकूमत करते थे ये सब दिखाया इसमें। मुझे जब ये कैरेक्टर ऑफर हुआ तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि ये कैरेक्टर तीसरे सीजन का मेन नेगेटिव कैरेक्टर था। लेकिन मैं इसे एज अ नेगेटिव कैरेक्टर नहीं देखता, क्योंकि ये तो आपका काम है। क्योंकि कोई भी कैरेक्टर जब आप करते हैं तो उस पर आपको बिलीव करना होता है। और जब ये प्रोग्राम पाकिस्तान में ऑन एयर हुआ तो उसके बाद मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार मिलना शुरू हो गया। मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ गई। कुछ लोग मेरे बारे में अच्छा लिखते थे तो कुछ लोग नेगेटिव लिखते थे। मगर मैं यहाँ एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि एक मुसलमान मुल्क से हमें इतना प्यार और मोहब्बत मिलना, इतनी इज्जत मिलना, बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें हमारा काम पसंद आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, वहाँ से हमें इतना प्यार और मोहब्बत मिलती है तो हमें बहुत खुशी होती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके इस प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं अपने पाकिस्तानी फैंस से बात कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक तारीख़ी शो में, एक तारीख़ी सीरियल के अंदर एक इतना बड़ा किरदार निभाना, आप एक ट्रेंड एक्टर हैं, आपने बताया कि आप 32 ईयर्स से आप एक्टिंग कर रहे हैं। टर्किश ज़बान के बारे में क्योंकि हमारी थोड़ी सी वाकफ़ियत कम है, इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं है कि जिस तरह उर्दू को अगर आप देखा जाए तो हमारी वो उर्दू जो आज से कई साल पहले बोली जाती थी, कई सदियों पहले बोली जाती थी, या सदियों पहले तो नहीं, कि उर्दू उस ज़माने में शायद तरवीज में थी ही नहीं, लेकिन एक आप पुराने अगर फिल्म्स देखते हैं या उनका जो डायलेक्ट देखते हैं या अंदाज़े बयान देखते हैं, वो फ़र्क होता है। उस वक्त वो वाले सारे लफ्ज़ जो आज इस्तेमाल होते हैं वो नहीं थे, उनका रख रखाव और था, बॉडी लैंग्वेज और थी। तो पुराने वक्तों की एक्टिंग करनी
जिसमें आप एक एपिक में आप एक पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो कितना मुश्किल लगा? क्योंकि आज की बॉडी लैंग्वेज लोगों की फ़र्क हो गई है, ज़बान फ़र्क हो गई है, उनका रख रखाव सारे की सारी वो तहज़ीब टोटली चेंज हो गई है। तो वो उसके लिए आपको मुश्किल हुआ वो उस पीरियड में जाना और अपने आप को उसके अंदर ढालना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उस दौर में और अब का जो दौर है उसमें काफ़ी फ़र्क है। हत्ता कि उस वक्त जो तर्किश बोली जाती थी वो अब काफ़ी मुख्तलिफ है। सिर्फ ज़ुबान का ही नहीं बल्कि खाने पीने का भी अंदाज काफ़ी मुख्तलिफ था। और जब मुझे ये रोल मिला तो मैं थोड़ा फिक्रमंद हो गया था कि मैं इस कैरेक्टर को कैसे निभा पाऊंगा, क्या करूंगा। लेकिन एज एन एक्टर ये आपके लिए एक चैलेंज होता है। एक तारीखी ड्रामे को प्ले करना बिल्कुल आसान नहीं होता, बल्कि आपको उसके लिए काफी रिसर्च करनी पड़ती है, जानना होता है उसके बारे में, कैरेक्टर को समझना होता है, फिर कहीं जाकर आप उस कैरेक्टर को अच्छी तरह से जान पाते हैं। इसके अलावा इस ड्रामे की शूटिंग से पहले हमें काफी महीनों तक इसके लिए ट्रेनिंग दी गई और बहुत कुछ सिखाया। किस तरह उठना बैठना है, किस तरह से खाना है, सब कुछ सिखाया। चलना सिखाया, लड़ना सिखाया। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा, जो हमारी प्रोडक्शन टीम थी उन्होंने काफी मेहनत की, हमें हर चीज के बारे में समझाया। इसके अलावा सभी ने इसमें काफी मेहनत की। हमें सिखाया गया कि उस दौर में लोग किस तरह से बिहेव किया करते थे। छोटी से छोटी चीज सिखाई। उस वक्त के दौर के हिसाब से हमें सारी चीजों के बारे में बताया गया और हमने भी काफी मेहनत की और उनसे सब चीजें सीखी। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ सिखाया हमें, जैसे कि हॉर्स राइडिंग है, नेजाबाजी है, तलवारबाजी करना सिखाई, किस तरह से लड़ते हैं। काफी चीजें हमने उनसे सीखी और की। हर चीज की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी हमें, जिसका हमें बहुत फायदा हुआ और मुश्किलात पेश नहीं आई। और इसके अलावा हमने काफी एंजॉय भी किया। एक बात बताता हूँ आपको, सबसे ज्यादा मजा हमें खाने के सीन करने में आता था। जब आप गोश्त को हड्डी से पकड़कर दांतों से खींचकर खाते थे, उसका एक मजा ही कुछ और था। आम जिंदगी में आप इस तरह घर में ही खा सकते हैं, बाहर नहीं। लेकिन शूटिंग के दौरान हम सब इसी तरह से खाया करते थे, जैसा मैंने बताया, हड्डी से पकड़ के। सच कहूँ तो मैं तो इस चीज को बहुत एंजॉय करता था। यूं हाथ से पकड़ के खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। ज़्यादा भी खाया होगा आप लोगों ने, क्योंकि उस वक्त की ग़िज़ा भी ज़रा लोगों की ज़्यादा थी, क्योंकि वॉरियर्स होते थे। तो वो जितना खाते हुए दिखा रहे थे, क्या उतना ही खाते थे आप लोग सेट पे भी, या थोड़ा सा कुछ खुराक कम थी? क्योंकि वो तो पूरे लग रहा था बकरे खा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, आपको अंदाजा हो रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल, हमने खाने के साथ पूरा इंसाफ किया। जैसा कि आप भी अच्छी तरह जानते होंगे, जब आप शूट कर रहे होते हैं तो उसमें रीटेक्स भी होते हैं और बार बार रीटेक्स में हमें बार बार खाना पड़ता था। जितने रीटेक्स होते थे उतना ही खाना पड़ता था। एक बार खाया, फिर रीटेक, फिर दोबारा खाया, फिर रीटेक, यही सब कुछ चलता था। इतना खा लिया था कि बाद में जिम जाना पड़ गया। जान के रीटेक्स करते होंगे आप फिर। इस वाले सीन के तो खास तौर पे ज्यादा रीटेक्स होते होंगे। जी हाँ। वो तो शुक्र है कि खाना बहुत मजेदार होता था, तो हम इसे एंजॉय। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जिस आदमी से आपको नफरत हो, अगर उसको मारने का सीन हो थप्पड़, तो आप बार बार रीटेक करते हैं ताकि बार बार उसको मारते रहें। पूरी प्रोडक्शन टीम जो थी आपकी, हम ये बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। और बीइंग एन एक्टर, मैं बड़ा इंक्विजिटिव हूँ, और मुझे एक ख्वाहिश है जानने की कि कितनी बड़ी आपकी प्रोडक्शन टीम थी, और इसको जो लिखने का प्रोसेस था, इस सीरियल को लिखने का, वो कितना अरसा चला। राइटर ने इतना बड़ा सीरियल, जिसके इतने सैकड़ों एपिसोड्स हैं और एंडलेस इसकी सीजन्स चल रहे हैं, तो ये एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने 2 महीने की बात नहीं होगी, ये सालों पे मुहित होगा। तो ये किस तरह राइटर ने लिखा, और कितने इसमें राइटर्स की टीम इन्वॉल्व थी, प्रोडक्शन आपकी कितनी बड़ी थी, इसमें कितने लोग थे, डायरेक्टर कितने थे इसमें? क्योंकि ये सिंगल हैंडेडली एक डायरेक्टर का काम तो मुझे नहीं लगता। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी, और जिसने ये ड्रामा प्रोड्यूस किया है, महमद बोजदान नाम की एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी ने किया है। काफ़ी बड़ी प्रोडक्शन है ये। एक वक्त में 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, सबके काम बटे हुए होते हैं, हर कोई अपना काम कर रहा होता है। इतने सारे लोग जब मौजूद हों तो शूट के दौरान काफ़ी शोर होता था। शूट के दौरान एक वक्त में 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते थे। असल में मैंने चूँकि तीसरे सीजन से स्टार्ट किया था, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता कि इन्होंने इसकी स्क्रीन प्ले, इसकी स्टोरी कैसे लिखी। और जब तीसरे सीजन में मैंने इसे ज्वाइन किया तो उस वक्त 2 डायरेक्टर इसकी शूट कर रहे थे। एक मतीन गुनाह थे डायरेक्टर जो इसे शूट कर रहे थे। एक ही टाइम पे 2 डायरेक्टर शूट कर रहे होते थे। एक सीन एक डायरेक्टर शूट कर रहा होता था, तो दूसरा सीन दूसरा डायरेक्टर शूट कर रहा होता था। क्योंकि टाइम बहुत कम हुआ करता था और एक्शन सीन बहुत ज्यादा होते थे, इसलिए हमें मल्टीपल शूट करना होती थी।
महमद बोजदा हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हुए। उस दौर की सारी इन्फॉर्मेशन, उस सीन को किस तरह से शूट करना है, इस सब से वो काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ थे। तजुर्बेकार डायरेक्टर हैं काफ़ी। मतीन होजा जो दूसरे डायरेक्टर थे, वो भी एक काबिल डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक्शन सीन्स हमसे बहुत ही अच्छी तरह से करवाए थे। एक्शन सीन शूट करने से पहले उसकी प्रैक्टिस करवाया करते थे बाकायदा। बहुत ही बारीकी से सीन को देखते थे और कुछ समझ ना आए तो दोबारा से रीटेक करवाते थे। काम में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते थे। बहुत बड़ी टीम के साथ काम करते थे। काफ़ी ज़्यादा लोग हुआ करते थे, जैसे मैंने आपको बताया, और एक ही वक्त में इतने ज़्यादा लोगों को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता था, लेकिन वो बड़ी आसानी से सब मैनेज कर लिया करते थे। अब हमें ही देख लें, हम दो लोग बैठकर आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से इस ड्रामे के शूट के पीछे भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे। एक बहुत बड़ी टीम ने काम किया है। तो बहुत सारे एक्टर्स ऐसे थे जिनको सीरियल में काम करने के बाद बहुत शोहरत मिली, और बहुत सारे एक्टर्स इसमें थे जो ऑलरेडी मशहूर थे। आपकी इस पूरी टीम में सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ रही, और आपको किसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, किस एक्टर के साथ? जी हाँ, अर्तुरुल गाजी की जो कास्ट थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त ही थे। मेरे काफ़ी पुराने दोस्त इस कास्ट का हिस्सा थे, और इसके अलावा जो नए लोग थे उन्होंने भी काफ़ी वार्म वेलकम किया था मुझे। मैंने तो तीसरे सीजन से ज्वाइन किया था इस शूट को, और इसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो शुरू से इसमें काम कर रहे थे। तो यही वजह है कि उन लोगों की आपस में बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मैंने तो तीसरे सीजन से ज्वाइन किया था, और इसके बावजूद उन लोगों ने मेरा बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया। काफ़ी जल्दी मिलजुल गए सब। समटाइम्स आपको ये फील होता है कि आपने अभी ज्वाइन किया है, पहले 2 सीजन आप इनके बीच में नहीं थे, तो आपको ऐसा फील होता है कि पहले आप इनका हिस्सा नहीं थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया। और रही बात मेरे करीबी दोस्तों में, तो मुराद सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त थे मेरे इन सब में। मुराद और मैं काफ़ी पुराने दोस्त हैं, एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते हैं, तो शूटिंग में काफ़ी मज़ा आता था हमें। देखा जाए तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हम दोनों के करैक्टर नेगेटिव करैक्टर थे, तो इस वजह से बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो गई थी। क्योंकि ड्रामे में हम दोनों को अर्तुरुल के मुखालिफ दिखाया गया था, तो अच्छी बॉन्डिंग की एक वजह ये भी हो सकती है। अगर आपको दोबारा फ़र्ज़ करें कि कास्टिंग हो रही हो और आपको चॉइस मिले कि आप इसमें से कौन सा कैरेक्टर करेंगे, तो दोबारा आप यही कैरेक्टर प्ले करना अगर पसंद करेंगे जो आपको मिला, या आप इसमें से आपको कोई और फेवरेट कैरेक्टर था जो आपको लगे कि यार ये मुझे करना चाहिए था, या ये कैरेक्टर मैं इस एक्टर से बेहतर परफॉर्म कर सकता था? असल में मैं अपने प्ले किए हुए रोल से काफ़ी खुश हूँ, और मैंने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस रोल को प्ले किया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप अपने करैक्टर पे बिलीव नहीं करते, आप उसको अच्छी तरह से प्ले नहीं कर पाएंगे। कभी आप उस करैक्टर को कभी अच्छी तरह से प्ले ही नहीं कर सकते जब तक आप उस करैक्टर को समझ ही ना पाए। और इसके अलावा नूरुद्दीन का करैक्टर बहुत पसंद था मुझे। ज्यादातर लोग अर्तुरुल का करैक्टर प्ले करना चाहेंगे, हर किसी की ख्वाहिश होगी है कि मैं अर्तुरुल का रोल प्ले करूं, वो करैक्टर ही ऐसा था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, सामसा का जो करैक्टर था जो नूरुद्दीन ने प्ले किया था, वो बहुत ही अच्छा रोल था। अगर मुझे उस रोल की ऑफर होती तो मैं जरूर करता। वो करैक्टर अभी कुर्लुस उस्मान में भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि उनकी दाढ़ियां भी सफेद हो चुकी हैं इस रोल को करते हुए। मुझे ज़ाती तौर पर वो रोल बहुत ही पसंद है। आपकी फैमिली में कौन कौन है, और आप के कितने बच्चे हैं, और आप के घर में कितने अफराद? मेरी फैमिली में मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी बड़ी बेटी 23 साल की है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है वो। जी हाँ, मेरी बड़ी बेटी 23 साल की हो चुकी है। और इसके अलावा मेरी छोटी बेटी 13 साल की है, जो इस वक्त 7th स्टैंडर्ड में अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर रही है। अच्छा। तो उनका एक्टिंग में आने का कोई इरादा है, या आपकी तरफ से कोई उनको है कि एक्टिंग करो या ना करो, या ना करो? जी बिल्कुल, मेरी जो छोटी बेटी है वो एक्ट्रेस बनना चाहती है। अच्छा। और मैं उससे बस यही बात कहता हूँ कि जो चीज़ तुम्हें करने में खुशी हो, तुम्हें उसी फील्ड में जाना चाहिए। अगर तुम एक्टिंग करने में खुश हो तो ठीक है, एक्टिंग में आ जाओ। अगर तुम्हें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो फिर उसी फील्ड को ज्वाइन करो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है, आपको वो चीज़ ही तरक्की तक पहुंचाती है, और काम करने में भी आपका दिल लगा रहता है। आपके पेरेंट्स ने जब एक्टिंग शुरू की थी आपने, तो आपके पेरेंट्स ने उस वक्त आपको कहा था कि करो या ना करो? नॉर्मली मैं बल्कि जानना चाहूँगा कि
टर्किश फैमिलीज़ में एक्टिंग को कैसा समझा जाता है और क्या इसको एज अ सीरियस प्रोफेशन लिया जाता है, और अगर यहाँ की बच्चा ये इजहार करे कि मुझे एक्टिंग करनी है तो पेरेंट्स का रद्द-ए-अमल क्या होता है? जनरली हमारे यहाँ बहुत जगहों पे इसको सीरियस प्रोफेशन नहीं लिया जाता, बहुत सारी फैमिलीज़ में इसको लिया जाता है, लेकिन अक्सर ये होता है कि सब कहते हैं कि नहीं नहीं तुम असल में क्या काम कर रहे हो, ठीक है एक्टिंग तो कर रहे हो लेकिन असल प्रोफेशन क्या है? अभी तक ये सुनने को मिल रहा होता है कि अच्छा एक्टिंग के साथ आप असल काम क्या कर रहे होते हैं। तो कभी कभी लोगों का रवैया एक्टर्स की तरफ ये होता है कि शायद ये कोई एक सीरियस प्रोफेशन नहीं है या एक संजीदा काम नहीं है। तो यहाँ लोगों का एक्टिंग के बारे में क्या क्या ख्याल है? जी नॉर्मली टर्किश सोसाइटी में लोग कैसे समझते हैं एक्टिंग? मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरे वालिद साहब एक स्कूल टीचर थे और मेरी वालिदा एक केमिकल कंपनी में एज अ टेक्नीशियन थी। और रही बात, मेरा ताल्लुक तुर्की के एक शहर मलातिया से है और एक्टर बनना सिर्फ मेरी ही ख्वाहिश थी। मेरे वालिदैन ये सब पसंद नहीं करते थे, वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं या फिर कुछ और। उस वक्त तो बस माँ बाप यही चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। मेरे वालिद मुझे ड्रामों में एक्टिंग करता हुआ देख नहीं सके, उन्होंने मुझे थिएटर पे एक्टिंग करते हुए ज़रूर देखा है। और जब मैंने एक्टिंग से अपने करियर की शुरुआत की तो मैंने ये बात अपने घर वालों से छुपा कर रखी, वो इसलिए कि वो मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनता देखना चाहते थे। और उसके बाद जब मैंने सिटी थिएटर करना शुरू किया तो मैंने अपने वालिद को बता दिया था कि मैं थिएटर कर रहा हूँ। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका इंतकाल हो चुका है। पहले तो वो काफ़ी हैरान हो गए थे ये सुनकर, और एक दफ़ा फिर उन्होंने आकर मेरा काम देखा और मुझे काफ़ी शाबाशी भी दी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं पॉजिटिव करैक्टर प्ले करूँगा या फिर सिर्फ नेगेटिव करैक्टर प्ले करूँगा। जो भी मिलेगा वो करूँगा। मैं कोई भी करैक्टर करने से पहले उससे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि समझने के बाद ही आप किसी करैक्टर को अच्छी तरह से प्ले कर पाते हैं। जब भी आप नेगेटिव करैक्टर प्ले करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप असल ज़िंदगी में भी वैसे ही हैं, और इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। मेरा ये मानना है कि जितने भी आपको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उसका मतलब ये है कि आप अपने करैक्टर को बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहे हैं और आपको खुद पर फख्र होने लगता है। और बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि लोग काफ़ी पर्सनल अटैक भी करना शुरू हो जाते हैं। मेरे वालिद साहब का तकरीबन 20 साल पहले इंतकाल हो गया था, तो यही वजह है कि वो मुझे ड्रामों में एक्टिंग करता हुआ नहीं देख पाए। थिएटर में ज़रूर देखा है उन्होंने मुझे, और वो काफ़ी खुश हुआ करते थे जब मैं एक्टिंग किया करता था। मेरी छोटी बेटी वो मुझसे कहती है, बाबा आप क्यों नेगेटिव करैक्टर प्ले करते हैं? मेरी छोटी बेटी के अलावा बाकी सब मेरा नेगेटिव करैक्टर पसंद करते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पर्सनल लाइफ में मैं एक बिल्कुल अलग इंसान हूँ और नेगेटिव करैक्टर करते हुए मैं बिल्कुल अलग। मुझे लगता है कि अब जो जनरेशन है वो इतनी एनलाइटेंड है और उसको इतना एहसास है इस बात का कि ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ये इंसान की शख्सियत इससे बिल्कुल अलग भी हो सकती है और जैसी भी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ कैरेक्टर्स हैं जो हम पर्दे पे अदा कर रहे होते हैं और जो हमारी सिर्फ स्क्रीन के ऊपर इमेज होता है। लेकिन वही वाली बात कि पेरेंट्स को अब इस बात को मेरा ख्याल है कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब सीरियस प्रोफेशंस जो हैं उनकी वैरायटी बहुत बढ़ गई है दुनिया में। जो एक डाइवर्सिफाइड कल्चर आ रहा है, एक हमारी फील्ड्स ओपन हो रही हैं मुख्तलिफ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज से कुछ सालों पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिस तरह सोशल मीडिया से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, मल्टी मीडिया से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो अब वो वक्त आ गया है कि अब नए नए प्रोफेशंस की एवेन्यूज़ खुल रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को उनकी सोच के हिसाब से उनको अपनी ज़िंदगी आगे गुजारने का मौका ज़रूर दें, इसलिए कि जब तक आप किसी प्रोफेशन में दिल से काम नहीं करेंगे तब तक वो एक सफोकेशन और एक आपको एक घुटन का एहसास जो होगा वो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। मज़ा तो यही है कि आप वो प्रोफेशन आप अपनाएं जिसका आप दिल से आपकी चाहत भी हो, और आप जब सुबह उठें तो आप खुशी खुशी इस एनर्जी के साथ जाएं कि हाँ ये मैं वो काम करने जा रहा हूँ जिसका मेरे दिल के साथ ताल्लुक़ है। पाकिस्तान आना हुआ कभी आपका, या कभी आने का इरादा हुआ? और ख़ास तौर पे अब जब आप देख रहे हैं कि आपके पाकिस्तान में इतने चाहने वाले बढ़ गए हैं और नफ़रत करने वाले भी आपके कैरेक्टर से, लेकिन आपसे लोग प्यार करते हैं, तो अब आपने सोचा कि कभी पाकिस्तान आएँ और उन सब से मिलें? और इस कोविड के बाद स्पेशली, क्योंकि अभी तो ज़रा ये वाला मसला भी चल रहा है। जी इमरान, आपकी इस बात का जवाब देने से पहले मैं अपनी पहली बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि इस दुनिया में
आप सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही बन सकते हैं या फिर बिल्डर ही बना जाए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जो चाहें वो बन सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया। आप चाहें डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर बिल्डर बने, आपकी मर्जी है। अल्लाह ने हमें सनत और आर्ट से रिलेटेड बहुत टैलेंट दिया है और हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसके अलावा जो काम हमारी रूह को खुशी दे, हमें वही करना चाहिए। इस वजह से मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसा मत सोचिए। अपने बच्चों को आज़ादी दीजिए और आपके बच्चे जिस फील्ड में ज़्यादा खुश हों उन्हें उस फील्ड में जाने की इजाज़त दें ताकि वो अपने काम को अच्छी तरह से कर पाएं। क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसका कुछ पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। जब इंसान खुश होगा तभी अपने आसपास के लोगों को खुश कर सकेगा। अगर मैं अपने वालिदैन की बात मानकर किसी ऐसी फील्ड में चला जाता जिससे मैं खुश नहीं होता तो मैं शायद आज इस मकाम पर ना होता। मैं अपने साथ साथ बाकी के लोगों को खुश नहीं रख पाता और यही वजह होती है जब आप किसी पर प्रेशर डालकर उससे ज़बरदस्ती कोई काम करने का कहें तो वो उसमें खुश नहीं होता और वो काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो पाता, हालांकि वो पूरी मेहनत करता है उसके लिए। अब हम आते हैं आपके उस सवाल पर जो आपने मुझसे पूछा था, पाकिस्तान आना। मैं वाकई में पाकिस्तान आना चाहता हूँ, पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ आकर। पर्सनली मुझे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे चाहने वाले फैंस भी वहाँ मौजूद हैं, तो मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ आकर, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो मैंने सर्च किए थे, वो बहुत ही खूबसूरत हैं। उसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की की ऐसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपस में मुशाबहत रखती हैं, लेकिन अफसोस है मुझे कि इस पेंडेमिक की वजह से मैं अब तक पाकिस्तान नहीं आ पाया। मेरी कोशिश है कि जैसे ही ये पेंडेमिक ख़त्म होता है मैं पहली फुर्सत में पाकिस्तान आऊँगा और आकर अपने चाहने वालों से, अपने फैंस से मुलाकात करूँगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर या टीवी पर आप एक दूसरे से बातें तो कर पाते हैं, लेकिन उनसे जाकर मिलने का जो मज़ा है वो सोशल मीडिया से पूरा नहीं हो सकता। उसके लिए तो वहीं जाना पड़ेगा मुझे और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप मुझे पाकिस्तान में पाएंगे और मेरे फैंस मुझे देखकर हैरान हो जाएंगे कि यही है वो। ज़रूर। अर्तुगरुल, ये ज़रूर जाते जाते आपसे पूछेंगे कि ये जो जिसे हम अर्तुगरुल बोलते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन अर्तुगरुल है, इसका मानी क्या है? क्योंकि हर लफ्ज़ का कोई ना कोई मतलब होता है या हर नाम के पीछे कोई कहानी होती है, तो ये अर्तुगरुल जो है ये इसका मानी क्या है? क्या आपका नाम भी वही है जो सीरीज़ का नाम, या कि किसी शख्सियत का नाम था पुरानी जिसपे अगर उनका नाम था तो उस नाम का क्या मतलब था? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपने नाम की कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं की, लेकिन एक दफ़ा मैंने अपने नाम का मतलब पूछा था किसी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका मतलब होता है कि ट्रू मैन, यानी कि एक सच्चा आदमी। और मेरा ये नाम मेरे वालिद साहब ने ही रखा था क्योंकि ये नाम उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। इसके मायने एक सच्चा आदमी, एक खरा आदमी आप कह सकते हैं। मर्द का बच्चा। जी हाँ, ये भी कह सकते हैं। अर्तुगरुल नाम हिस्ट्री का एक पुराना नाम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे वालिद साहब स्कूल टीचर थे, उन्हें हिस्ट्री की काफ़ी नॉलेज थी। ये बाकी नामों से काफ़ी मुख्तलिफ है, जैसे अहमद हो गया, महमूद हो गया, ये बाकी नामों से काफ़ी डिफरेंट है और अर्तुगरुल इस ज़माने से काफ़ी अलग नाम था। जब मैं छोटा हुआ करता था तो मुझे काफ़ी गुस्सा आता था कि मेरा क्या नाम रख दिया है। मुझे अपना नाम सुनकर इतनी खुशी नहीं होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब मैं बड़ा हुआ, हो सकता है मेरे वालिद ने अर्तुगरुल गाजी की वजह से ही मेरा नाम ये रखा हो, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी एक बहुत ही अच्छा नाम है। सब चाहते हैं कि उनके बच्चों के नाम इसी तरह के हिस्ट्री के नाम हो और लोग उन्हें उसी नाम से पुकारें। बस यही वजह है मेरे नाम की। मेरे वालिद साहब को ऐसे नाम बहुत पसंद थे, तभी उन्होंने मेरा नाम ये रखा और मैं बहुत खुश हूँ अपने नाम से। इस ड्रामे की बस आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस सीरियल की कैरेक्टराइजेशन जो है ये सारी की सारी एग्जैक्टली कॉपी हिस्ट्री से की गई है या इसमें कुछ कैरेक्टर्स को या कुछ कहानी को ड्रामेटाइज भी किया गया? जितना मुझे मालूम है ये कैरेक्टर हिस्ट्री में तो थे। देखा जाए तो हम ड्रामा बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे। डॉक्यूमेंट्री होती तो सब सेम रखना पड़ता, हम ड्रामा बना रहे हैं तो उसके लिए स्टोरी लिखना पड़ती है, स्टोरी को मोल्ड करना पड़ता है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो तो हिस्ट्री में पाए जाते हैं, लेकिन जो स्टोरी चल रही है वो 100% हिस्ट्री के हिसाब से नहीं होती, बल्कि ये कह सकते हैं कि ड्रामे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। इसकी जो स्क्रिप्ट होती है उसे मोल्ड किया जाता है, ड्रामे के हिसाब से लिखा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कैरेक्टर उसमें थे, सारे हिस्ट्री में मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बहादुर कैरेक्टर था, सेल्चुक के जो सुल्तान थे,
उनके मेन कमांडर में से एक था। और अच्छा। अर्तुगरुल के अगेंस्ट इतना नहीं था वो कैरेक्टर, लेकिन हमें ड्रामा में चूंकि थोड़ा ट्विस्ट लाना था, तभी उसे अर्तुगरुल के नेगेटिव दिखाया गया। क्योंकि जब आप कोई ड्रामा लिख रहे होते हैं तो आपको उसके कैरेक्टर्स को उसकी स्टोरी के हिसाब से चलाना पड़ता है ताकि एक सीक्वेंस बन सके। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्तुगरुल पोस्तुलू कि आप ने आज हमें वक्त दिया और आप लोगों ने देखा कि ये सीरियल जो है, आपका भी बहुत सारे शुक्रिया। कैरेक्टर्स की यू वेलकम। ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं, अगर ये इसमें से कोई भी एक कैरेक्टर ना होता तो शायद ये इतनी खूबसूरती से हमारे सामने ना आता। और वही बात कि हर कैरेक्टर इसमें इस तरह खूबसूरती से जड़ा हुआ है जिस तरह अंगूठी में नगीना होता है। बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्शन है, बहुत ही कमाल के लोग हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं। और जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो मुझे लग रहा है कि जैसे मैं अपनी किसी पाकिस्तानी भाई या बहन से बात कर रहा हूँ, वही उनके अंदर वार्मथ है और वही इनके अंदर एनर्जी है और दे आर वेरी वेलकमिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी पीपल। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तुर्की में आके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर यहाँ तशरीफ़ लाने का, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ पे हमारी बराने रहमत देखने का। यकीनन आप भी महसूस हो रहे होंगे हमारे गेस्ट के साथ, इनसे बात करने से, और डेफिनेटली आप को बहुत अच्छा लग रहा होगा। खूबसूरत नज़ारा मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि बॉस्फोरस रिवर है, हाया सोफिया है, ये खूबसूरत शहर इस्तांबुल, ये खूबसूरत महीना रमज़ान बरकतों और सादतों से भरा। और हम आपसे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। आप देखते रहिए बराने रहमत।